नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में कक्षा 8 के हिंदी पाठ्यक्रम के बेहद दिलचस्प अध्याय सुदामा चरित की संपूर्ण अध्ययन सामग्री पर गहराई से चर्चा की जाएगी। अक्सर प्राचीन कविताएं थोड़ी जटिल लग सकती हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन ढांचा इस विषय को बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही रोचक बना देता है। सुदामा चरित कोई साधारण कहानी नहीं है, ये भावनाओं का एक महाकाव्य है। इस गाइड में पूरे अध्याय को एक शानदार शैक्षिक ढांचे में बांटा गया है ताकि हर पहलू में महारत हासिल की जा सके। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ को गहरा करने का एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इस मास्टर क्लास ढांचे के 5 मुख्य चरण हैं: प्रस्तावना और संदर्भ, मुख्य कथाक्रम, चरित्र चित्रण, विषय और शिक्षा, और अंत में अध्ययन सामग्री। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जो है प्रस्तावना और संदर्भ। इसमें कवि और कविता का परिचय शामिल है। किसी भी ऐतिहासिक कृति की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को समझना बिल्कुल आवश्यक है। यह हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से मंच तैयार करता है। एक ओर सरल शब्दों में कवि का परिचय मिलता है और दूसरी ओर केवल 4-5 पंक्तियों में पूरे पाठ का एक संक्षिप्त परिचय मिल जाता है। इससे कहानी की पृष्ठभूमि एकदम साफ हो जाती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, मुख्य कथाक्रम, यानी पूरी कहानी की विस्तार से व्याख्या। सच कहा जाए तो यही हिस्सा इस मार्गदर्शिका का असली भावनात्मक केंद्र है। प्राचीन ब्रज भाषा को एक साथ समझना थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए इसे 5 बहुत ही आसान चरणों में बांट दिया गया है। शुरुआत होती है आरंभ से, जहां सुदामा की गरीबी दिखाई गई है। फिर यात्रा, जो द्वारका तक के उनके संघर्ष को दर्शाती है। उसके बाद कृष्ण और सुदामा का वो भावुक मिलन। फिर सुदामा की खाली हाथ वापसी, और सबसे अंत में एहसास, जब कृष्ण की छिपी हुई कृपा सामने आती है। क्या शानदार तरीका है कहानी को समझने का। बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, चरित्र चित्रण। इसमें सुदामा और कृष्ण के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली गई है। कहानी के घटनाक्रम को समझने के बाद ये तुलनात्मक रूपरेखा मुख्य पात्रों के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन बनाती है। एक तरफ सुदामा है, जो घोर गरीबी के बीच विनम्रता का प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण हैं, जो राजा होते हुए भी अपने मित्र के प्रति असीम समर्पण दिखाते हैं। ये तुलना दोनों के गहरे रिश्ते को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। चौथा चरण है विषय और शिक्षा। यहाँ कहानी के मुख्य भाव और उसके संदेश को समझा गया है। कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम इसके गहरे अर्थों पर विचार करेंगे। ये ढांचा सच्ची मित्रता, विनम्रता की ताकत और निस्वार्थ भक्ति जैसे गंभीर विषयों को बहुत ही कुशलता से अलग अलग करके समझाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असल जीवन में उतारने वाले बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत है। कहानी की शिक्षा, निस्वार्थ मित्रता, ये एक पंक्ति पूरे अध्याय की आत्मा है। यह मार्गदर्शिका सिर्फ कविता का अनुवाद नहीं करती, बल्कि यह एहसास कराती है कि बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के मित्रों के बीच का असीम प्रेम ही सबसे सच्चा होता है। बिल्कुल दिल को छू लेने वाला संदेश। और अब आखिरी यानी 5वां चरण, अध्ययन सामग्री, जो परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। प्राचीन कविताओं को पढ़ते समय भाषा अक्सर एक बड़ी दीवार बन जाती है। इसीलिए यहाँ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को बहुत ही व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया गया है। शब्द दर शब्द उलझनों को सुलझाने से ये पक्का हो जाता है कि भाषा की कठिनाई कहानी की सुंदरता का मजा खराब न करे। शब्दावली तो समझ ली, लेकिन ज्ञान का परीक्षण कैसे हो, इसके लिए यहाँ छोटे और बड़े दोनों तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कहानी की घटनाओं के साथ साथ उसके छिपे हुए संदेशों पर भी एक मजबूत पकड़ बन गई है। इस पूरे शैक्षिक ढांचे को समेटने के लिए अंत में एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया गया है। 8 से 10 पंक्तियों का एक चुस्त सारांश। पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद परीक्षा से ठीक पहले यादों को ताज़ा करने के लिए ये त्वरित पुनरीक्षण का एक अचूक उपकरण साबित होता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है: सच्ची मित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? यह अध्ययन सामग्री सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ाती, बल्कि जीवन का एक अनमोल सबक छोड़ जाती है। जब सुदामा और कृष्ण की इस कहानी को इतने व्यवस्थित ढंग से समझा जाता है, तो ये सवाल दिमाग में गूंजने लगता है। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस अध्याय की शिक्षाएं यकीनन हमेशा याद रखने लायक हैं।